मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ड्यूलॉग और पेटी के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो सॉल्ट विशिष्ट ऊष्मा है उनके बारे में पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट्स के बारे में। तो आज हम ड्यूलॉग और पेटी का नियम क्या होता है गैसों के लिए। तो ड्यूलॉग और पेटी ने 1819 में बताया कि जो ठोस होते हैं, जो ठोस अवस्था में सभी तत्व होते हैं, उनके परमाणु भार और जो विशिष्ट ऊष्मा है उनका गुणनफल समान होता है, यानी इक्वल होता है। तथा इसका मान है, जो उसका गुणनफल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.4। कितनी होती है, 6.4 होती है। इसी को ड्यूलॉग और पेटी का नियम कहते हैं। क्या बताया था ड्यूलॉग और पेटी ने? उन्होंने बताया कि जो ठोस अवस्था में जो सभी एलिमेंट्स होते हैं, उनके परमाणु भार यानी जो एटॉमिक वेट है एंड जो स्पेसिफिक हीट है, उनका जो गुणनफल होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तथा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.4 होती है। इसी को ड्यूलॉग और पेटी का नियम कहते हैं। तथा जो ये ड्यूलॉग और पेटी ने जो नियम दिया था, इसका उपयोग पदार्थों के परमाणु भार ज्ञात करने में किया जाता है। कोई भी पदार्थ होते हैं मेटल्स, उनका जो एटॉमिक वेट है उनको ज्ञात करने में इस नियम का उपयोग किया जाता है। आगे एक वैज्ञानिक था रेनो। तो उसने भी जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है उसके आधार पर, अपने अनुसंधानों के आधार पर उन्होंने बताया कि जो अलग अलग पदार्थ जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है और जैसे बोरॉन, ये तत्व है, इनकी विशिष्ट ऊष्मा है, वो जो परमाणु की ऊष्मा है, एटॉमिक जो एनर्जी है, वो 5.8 से और 6.8 के बीच होती है। तो इससे इस नियम की सत्यता का पता लगता है। यानी रेनो ने भी यही बताया कि जो ये तत्व होते हैं कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन, इनके अलावा जो दूसरे ठोस होते हैं उनकी भी जो परमाणु की ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 5.8 से 6.8 के बीच होती है। तो इससे ड्यूलॉग और पेटी के नियम की सत्यता सिद्ध होती है। और ड्यूलॉग और पेटी के नियम को व्युत्पन्न करेंगे इसके अनुगति सिद्धांत के आधार पर। ड्यूलॉग और पेटी ने जो नियम दिया है उसका हम डेरिवेशन निकालेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ ड्यूलॉग पेटी नियम। ला ऑन इसके काइनेटिक मॉडल के आधार पर, काइनेटिक मॉडल एंड गैसों के अनुगति सिद्धांत है, उसके आधार पर ड्यूलॉग और पेटी के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। हम ड्यूलॉग और पेटी के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो अनुगति सिद्धांत के ऊर्जा संविभाजन के नियम के अनुसार, जो ड्यूलॉग और पेटी का ऊर्जा संविभाजन का नियम को इसको सत्य मानते हुए कि भाई ये नियम सत्य है, उसके आधार पर हम इस नियम की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके आधार पर माना कि कोई ठोस है, कोई सॉलिड है, उसका 1 ग्राम परमाणु है और परमताप T है। माना कि कोई भी ठोस पदार्थ है, उसका 1 ग्राम अणु है, उसका परमताप T है। और क्योंकि ठोसों में प्रबल आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए इनकी साम्य स्थिति में ठोस के जो एटम्स है वो इधर उधर गति करते रहते हैं। तो इन सॉलिड अवस्था में क्या होता है, परमाणुओं में इधर उधर गति करती रहेंगे। तो उसके कारण क्या होता है, इनकी जो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा तथा इनमें जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों प्रकार की होती है। सॉलिडों में क्या होता है, इनकी जो गति अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इनमें इनकी जो ट्रांसलेशन मोशन होती है उसके कारण गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार से होती है। आगे हमने गैस के अनुगति सिद्धांत के जो ऊर्जा संविभाजन का नियम है, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन, उसके आधार पर क्या पाया कि जो प्रत्येक अणु होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1/2 kT होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो औसत गतिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, 1/2 kT होती है। लेकिन ठोस अवस्था में जो अणु की दोलन गति है उसको हम एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति मानने पर उसमें क्या होता है, उसके जितनी गतिज ऊर्जा होती है उतनी उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। यानी जो ऑसिलेशन मोशन है उसको एक सरल आवर्त गति मानने पर उसकी जितनी अणु की गतिज ऊर्जा होगी उतनी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो पहले तो प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा कितनी
थी kT, तो इतनी ही उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो कुल एक अणु की जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण कुल ऊर्जा कितनी होगी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी इतनी स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 kT। तो हाफ kT कितने हो गए, kT, 1 kT हो गया। तो अणु की एक अणु की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, औसत गतिज ऊर्जा मतलब औसत ऊर्जा कितनी हो गई, kT। तो आगे ऊर्जा का जो हमने संविभाजन नियम का पढ़ा है उसके आधार पर प्रत्येक अणु है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। प्रत्येक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। ये एक अणु के कारण ऊर्जा आई है kT, तो 3 के कारण कुल ऊर्जा कितनी हो गई, यानी ठोस की कुल ऊर्जा प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 3 kT आ गई। क्योंकि एक अणु के कारण एक अणु की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसके कारण ऊर्जा है वो 1 kT आई है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो 3 होती है 3 कोटि, तो 3 कोटि के कारण 3 kT ठोस की कुल ऊर्जा आ गई। अब माना कि हमने जो 1 ग्राम अणु था ठोस का, उसका परमाणु P है और उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या n है। n परमाणुओं की संख्या है, जहां n क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या होता है। तो ठोस की जो कुल ऊर्जा है n परमाणुओं के कारण, ये तो एक अणु के कारण थी, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, n अणुओं की संख्या है n × 3 kT, ये उसकी टोटल ऊर्जा हो गई n अणुओं के कारण। अब हमने पहले पढ़ चुके थे हम, तो k बराबर क्या होता है, R/n। तो इससे n k की जगह क्या लिख सकते हैं हम, n k बराबर क्या आ गया, R। तो यहाँ जो n k है उसकी जगह हम R रख सकते हैं। यहाँ k बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो कुल ऊर्जा है वो कितनी आ गई, 3RT, कितनी आ गई, 3RT आ गई। U बराबर तो कुल ऊर्जा है वो कितनी आ गई, 3RT, जहाँ R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो du/dt बराबर क्या आ गया, 3R, कितना आ गया, 3R आ गया हमारे पास। तो यहाँ जो du/dt है, यहाँ du/dt ये क्या है, स्थिर आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो ठोस है उसकी परमाणु ऊष्मा होती है, एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊष्मा है। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 3R। तो ये जिसको हम Cv से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, परमाणु ऊष्मा जो एटम एनर्जी है, एटम हीट, वो कितनी आ गई हमारी, Cv बराबर 3R आ गई। Cv बराबर 3 आ गई। यहाँ R की वैल्यू कितनी होती है, R बराबर होता है 1.98 कैलोरी प्रति ग्राम परमाणु एटम प्रति डिग्री सेल्सियस। ये इसकी वैल्यू होती है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है उसकी 1.98। तो इसमें जैसे वैल्यू रखेंगे तो परमाणु की हीट कितनी आ जाएगी हमारी, Cv बराबर 3 × 1.98, इतने कैलोरी प्रति ग्राम परमाणु प्रति डिग्री सेल्सियस। तो Cv बराबर लास्ट वैल्यू आ जाती है हमारी 5.94, इतने कैलोरी प्रति ग्राम एटम प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू है जो 6 के लगभग है, कितने के लगभग है, जो 6, जो ये जितनी वैल्यू आई है परमाणु उसमें है वो 6 के समथिंग आई है। तो अतः इस नियम ड्यूलॉग और पेटी के नियम की सत्यता सिद्ध होती है। क्या सत्यता सिद्ध होती है कि जो ठोस होते हैं उनके परमाणु भार और जो उनकी विशिष्ट ऊष्मा है उनका गुणनफल समान होता है, और उसकी वैल्यू है जो 6.4 के समथिंग आती है। तो ये इसका जो आणविक सूत्र इक्विलिब्रियम लॉ, उससे इसका पता लगता है। तो ये हमने आज डेरिवेशन ऑफ ड्यूलॉग और पेटी के नियम की सत्यता सिद्ध की है। अब ये नियम की असफलता भी हम निकालेंगे, यानी ये नियम फेल हो जाता है ड्यूलॉग और पेटी का नियम। तो असफलता किस प्रकार से पता लगता है, इसकी असफलता इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि ड्यूलॉग और पेटी का नियम की असफलता है, यानी असफलता फेलर ऑफ ड्यूलॉग एंड पेटी लॉ, यानी ड्यूलॉग और पेटी के नियम की असफलता। तो ड्यूलॉग और पेटी के नियम की असफलता निकालेंगे, उसके लिए हमने पढ़ा है ड्यूलॉग और पेटी के नियम की असफलता को हम ग्राफ द्वारा दिखाएंगे।
तो ड्यूलॉग और पेटी के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो ठोस है उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो तापों पर निर्भर नहीं करती है, यानी उनकी विशिष्ट ऊष्मा है वो परमाणु ऊष्मा है वो तापों पर निर्भर नहीं करती है, परंतु यह सदैव सत्य नहीं है। बहुत अलग अलग परिस्थितियों में जो परमाणु ऊष्मा है वो तापों पर भी निर्भर करती है, ऐसा देखा गया है। तो आगे हम इसके बारे में जैसे अलग अलग परमाणु है, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन, इन परमाणुओं के आधार पर क्या बताया गया है कि जैसे बहुत साधारण ताप या उच्च तापों के लिए तो ये नियम जो ड्यूलॉग और पेटी का नियम है वो सत्य है, लेकिन जैसे 500 डिग्री से अधिक ताप है, 500 डिग्री से अधिक सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप टेम्परेचर है, उनके नियम पर इन नियमों की पालना हो जाती है। यानी बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन होता है ये नॉन मेटेरियल ये अधात्विक तत्व होते हैं, इनके लिए ये नियम साधारण ताप और निम्न तापों पर ये इसका पालन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे 500 डिग्री सेल्सियस के लगभग ताप हो जाता है टेम्परेचर, तो उस ताप पर जाकर के ये अधात्विक तत्वों के लिए भी इस नियम का पालन होने लग जाता है। लेकिन जैसे दूसरे मेटेरिक तत्व है, धात्विक तत्व है, उनके लिए क्या होता है जो साधारण ताप है, साधारण ताप और उस ताप पर तो इस नियम का पालन होता है। क्या पालन होता है कि इनकी भी जो परमाणु हीट है वो 6.4 से समथिंग आती है, साधारण ताप और उच्च ताप पर। साधारण ताप होता है यानी साधारण टेम्परेचर व उच्च तापों पर, वे जो उच्च ताप है उन पर तो ये नियम का पालन करते हैं। यानी जैसे जैसे इनकी ताप को बढ़ाया जाता है तो इनकी जो परमाणु ऊष्मा है वो भी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो बहुत न्यून ताप है, लो टेम्परेचर होएगा, लो टेम्परेचर निम्न तापों पर ये नियम पूर्णतः भंग हो जाता है। यानी ये कोई इस नियम का पालन नहीं करता है कि ताप को बढ़ा रहे हैं तो परमाणु ऊष्मा बढ़ रही है या घटाने पर घट रही है, लेकिन लो टेम्परेचर पर इस नियम का पालन बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाता है। इसको सर्वप्रथम नैरेश, एक वैज्ञानिक था नैरेश ने बताया कि निम्न तापों पर इनकी जो परमाणु ऊष्मा है वो एक ऐसे ताप पर बिल्कुल एकदम से बहुत कम हो जाती है, और जो परम शून्य ताप पर है उस पर तो इनकी परमाणु ऊष्मा शून्य की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं, यानी ये ग्राफ बना सकते हैं हम इसके बीच में जो टेम्परेचर, परम ताप टेम्परेचर है उसके बीच में और परमाणु ऊष्मा है यानी एटॉमिक हीट है उसके बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो ये किस प्रकार से बनता है उसको देखेंगे हम। ये इधर जैसे एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर हम परम ताप को ले रहे हैं, परम ताप है इधर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इधर तो परम ताप है और इधर परमाणु ऊष्मा है। क्या है? परमाणु ऊष्मा Cv, जो हमने अभी निकाली थी Cv, परमाणु ऊष्मा एटम हीट। तो इसके बीच जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आता है, इनके बीच ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे ये 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 के समथिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू 6.4 के समथिंग होती है, 6.4 के समथिंग होती है। इस वजह से ये बिंदु डिनोट कर सकते हैं हम इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर 100 था, यहाँ पर टेम्परेचर जैसे 200 हो गया, ऐसे ही जैसे 300 है। तो हमने जो परम ताप और परमाणु ऊष्मा है उसके बीच जो ग्राफ डिनोट किया है उससे क्या सिद्ध होता है कि जैसे अधात्विक तत्व थे कार्बन, सिलिकॉन और जो बोरॉन थे नॉन मेटेरियल, उनके लिए क्या होता है कि साधारण ताप पर ये इस नियम का पालन नहीं करते हैं। केवल 500 डिग्री था उच्च ताप, उसमें जाके उसके लिए पालन करता था, जबकि जो धात्विक तत्व थे उनके लिए साधारण ताप और उच्च ताप पर तो पालन करता है, लेकिन जो लो टेम्परेचर होता है निम्न ताप पर इसकी वैल्यू जैसे यहाँ देखें हम, यहाँ निम्न ताप है तो ये परम ताप निम्न होते ही शून्य की ओर अग्रसर होता है, जबकि इसकी वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए 6.4 के समथिंग आना चाहिए इसका परमाणु ऊष्मा लो टेम्परेचर पर। तो ये ड्यूलॉग और पेटी के नियम को असफलता की ओर दर्शाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।